हेलो गाइस, तो जैसा कि दिख रहा है कि आज हम लोग क्लास 12 का केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। गाइस मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से इजी वे में समझा पाऊँ। तो गाइस टाइम को बिना वेस्ट किए हुए हम लोग इजी वे में समझते हैं केमिस्ट्री को क्या होता है। तो गाइस मैं थोड़ा बेसिक बातें आप लोगों को थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोग ये तो अच्छे खासे जानते होंगे कि केमिस्ट्री को ना 3 ब्रांच में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहला होता है फिजिकल, फिर होता है इनऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक। ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पता है, और अगर नहीं पता होगा तो आप लोग मुझसे कमेंट कीजिएगा तो मैं आप लोग के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। तो गाइज जो सबसे पहले हम लोग फिजिकल स्टार्ट करने वाले हैं। फिजिकल और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में क्या पढ़ा जाता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो फिजिकल में हम लोग सबसे पहले सॉलिड स्टेट स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। सॉलिड स्टेट के बारे में और गैसियस के बारे में क्या होता है ये सब अभी हम लोग आगे, और भी लिक्विड मैटर के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सॉलिड स्टेट जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या। सॉलिड स्टेट कुछ नहीं है। सॉलिड स्टेट एक्चुअल में एक मैटर का टाइप है। सॉलिड इज अ टाइप ऑफ मैटर, है ना। ये एक मैटर का एक टाइप है। तो मैटर का 3 फॉर्म होता है, ये तो हम लोगों को अच्छे से पता है कि मैटर में ना 3 फॉर्म, ये हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, एंड थर्ड होता है जो होता है गैस। तो गाइज ये तीनों जो होते हैं मैटर जो बनते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैटर होता क्या है। मैटर होते हैं जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ये सब आप लोग बचपन में पढ़ चुके होंगे, ये सब में बतौलाबाजी देने से कोई मतलब फायदा नहीं निकलता है। तो हम लोग बात करते हैं कि मैटर जो बनते हैं ना, तो सिर्फ बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बनते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बनते हैं। तो गाइज अगर वही पार्टिकल दो सारे पार्टिकल के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है तो उसको हम लोग सॉलिड के कैटेगरी में रखते हैं। और अगर वही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम हो और उसमें जो गैप होता है सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल के बीच में बहुत ही कम होता है, इसलिए हम लोग उसको कॉम्प्रेस नहीं कर पाते हैं। लिक्विड में क्या होता है, इसके मुकाबले गैप थोड़ा ज्यादा होता है, और गैस में तो और भी ज्यादा होता है ना। और फोर्स के बारे में बात करें, इंट्रामोलिकुलर फोर्स में तो सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। यानी सबसे ज्यादा होता है सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। तो गाइज हम लोग सिर्फ सॉलिड के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोगों का सिर्फ टॉपिक है कौन सा, सॉलिड। लिक्विड के बारे में आप लोग क्लास 11th में फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे, उम्मीद करता हूँ कि पढ़े होंगे आप लोग, वरना अगर उसने भी कुछ किए होंगे फांकी वगैरह मारे होंगे तो वो तो अलग की बात है। और गैस के बारे में भी आप लोग क्लास 11th में केमिस्ट्री में इसके बारे में अच्छे से पढ़ाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कंप्लीट किए होंगे, और नहीं भी किए होंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सॉलिड स्टेट नहीं समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही ईजी चैप्टर है और बहुत ही मज़ेदार है। अगर आप लोग समझे तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बहुत ही इजी वे में समझा पाऊँ। गाइस बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग सॉलिड स्टेट के बारे में जानते हैं। तो ये तो हम लोग समझ गए हैं कि सॉलिड एक्चुअल में टाइप्स ऑफ मैटर, है ना, ये एक मैटर का टाइप है। लेकिन सॉलिड का क्या डेफिनेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो डेफिनेशन से ही स्टार्ट होता है ना। तो स्टार्ट करते हैं सॉलिड का एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है। तो देखिए सॉलिड इज दैट मैटर, अभी बात किया था कि ये मैटर है, मैटर का टाइप, इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर बॉन्डेड विथ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो गाइस सॉलिड का डेफिनेशन अगर मैं बोलूं तो क्या होता है कि सॉलिड इज दैट मैटर इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर बॉन्डेड विथ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सॉलिड में जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से बनते हैं उन सभी पार्टिकल्स के बीच में एक बहुत ही हाई इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है, जिसके कारण होता क्या है कि पार्टिकल्स के जितने भी पार्टिकल्स से बनते हैं सॉलिड, तो वो सॉलिड के बीच में इंट्रामोलिकुलर फोर्स बहुत ही हाई होता है, जिसके कारण वो दोनों फोर्स के कारण क्या होता है, उन दोनों का गैप क्या होता है, बहुत ही कम होता है। लिक्विड और गैस में क्या होता है, यह गैप थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है, जिसके कारण लिक्विड में हम लोग इजीली हाथ को फेर सकते हैं, चला सकते हैं, और गैसेस में तो और भी इजीली चला सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ सॉलिड में हाथ चलाइए तो आप लोगों को पेन होगा। क्यों? क्योंकि वो लोग में गैप नहीं है ना। सारे पार्टिकल्स के बीच में जो है कॉम्प्रेसिबिलिटी नहीं के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग होता है, हाई होता है, और उन दोनों में पार्टिकल के बीच में गैप नहीं पाया जाता है। तो ये तो बात की बात है। खैर अभी हम लोग बेसिक सा लेक्चर ले रहे हैं। अब हम लोग सॉलिड का पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। सबका एक अपना अपना गुण होता है ना,
प्रॉपर्टीज, जैसे कि इंसानों में पाया जाता है गाली देने का गुण, इसमें गाली देने का गुण ज़्यादा पाया जाता है ना, कोई कोई इंसान होता है, ठीक उसी प्रकार सबका कुछ ना कुछ गुण पाया जाता है, प्रॉपर्टी पाया जाता है। तो सॉलिड के बारे में भी हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए प्रॉपर्टीज, तो स्टार्ट करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक करके हम लोग देखते हैं और इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। गाइस सबसे पहला हम लोग बात करेंगे शेप, साइज एंड वॉल्यूम इज डेफिनिट। गाइस इसका मतलब क्या है, इसको अच्छे से समझे। जैसा कि गाइस आप लोग देखोगे घर में कि कोई लिक्विड या फिर गैस, कोई लिक्विड, सपोज दैट वाटर ही समझ लीजिए आप, या फिर गैस, लिक्विड और गैस को हम लोग कोई भी कंटेनर में अगर हम लोग फिल करते हैं तो उसका वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेता है। लेकिन सॉलिड में ऐसा नहीं है। देखिए ये मार्कर सॉलिड है, अगर मैं इसका कंटेनर में डाल दूंगा तो क्या ये कंटेनर का शेप ले लेगा? क्या नहीं, ये डेफिनिट है, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। सॉलिड में अपना एक फंडा चलता है कि इसका शेप, साइज, वॉल्यूम क्या होता है? डेफिनिट होता है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, फिक्स होता है ना, कांस्टेंट। लेकिन लिक्विड और गैस में ऐसा नहीं होता है, उसको हम लोग किसी भी कंटेनर में रख दें तो वो उस कंटेनर का शेप ले लेगा और वॉल्यूम भी उसके हिसाब से ऑक्यूपाई कर लेता है। तो गाइस ये तो आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्रेसिबिलिटी लॉ। कॉम्प्रेसिबिलिटी, ये सब हम लोग थोड़ा जल्दी में लेते हैं, ये तो बच्चा वाला चीज है। हम लोगों का मेन जो स्टार्ट होने वाला है वो है सॉलिड का टाइप। जब हम लोग करेंगे एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड, फिर हम लोग उन दोनों के बीच में डिफरेंस को, क्या डिफरेंस है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। खैर अभी हम लोग पहले प्रॉपर्टीज को जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी लॉ कहने का मतलब क्या है कि सॉलिड में गाइस देखिए, ये मार्कर से जो मैं लिख रहा हूँ ये सॉलिड है। अगर मैं बोले इसको कॉम्प्रेस कीजिए, तो कॉम्प्रेस करने पर क्या होता है कि ये कॉम्प्रेस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो बने हैं इसका इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही ज्यादा है ना। जो फोर्स लग रहा है सारे पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ही स्ट्रांग है, हाई है, जिसके कारण एक दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं और हाईली फोर्स से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों के बीच में गैप नहीं है, जिसके कारण हम लोग इसको कॉम्प्रेस भी करने का कोशिश करेंगे तो ये कॉम्प्रेस नहीं होगा। लेकिन लिक्विड और गैस में क्या होता है, थोड़ा बहुत डिस्कस कर देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो। लिक्विड और गैस में जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो थोड़ा सॉलिड के मुकाबले कम होता है और गैस में तो और भी ज्यादा कम होता है, जिसके कारण फोर्स कम होने के कारण इन दोनों में थोड़ा बहुत गैप होता है, तो हम लोग कंप्रेस करते हैं तो इजीली कंप्रेस हो जाता है। तो गाइस ये तो आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हम लोगों का, थोड़ा जल्दी में लेते हैं इसको, फ्लेक्सिबिलिटी लॉ। अब ये कौन सा चिड़िया का नाम है? फ्लेक्सिबिलिटी लॉ। गाइस ये भी उसका रिवर्स है, उल्टा है ना। कॉम्प्रेसिबिलिटी में हम लोग इसको कंप्रेस करते थे, फ्लेक्सिबिलिटी में हम लोग क्या करेंगे, इसको फ्लेक्सिबल करेंगे ऐसे। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी इसका क्या होता है? लो होता है। क्यों होता है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सारे पार्टिकल्स के बीच में। तो ये सब बार बार बोलना अच्छा बात नहीं है, आप लोग एक बार माइंड में सेट कर लें। फिर अगला जो होता है वो होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन लो। गाइस जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि किसी के घर में अगर कुछ बन रहा हो तो आपको स्मेल आ जाता है दूर से। क्यों? क्योंकि वो गैसियस पार्टिकल है और गैसियस पार्टिकल में क्या होता है, गैसियस पार्टिकल में स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता है, अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बहुत ही कम होता है सॉलिड के मुकाबले, जिसके कारण वो एक दूसरे को फोर्स कम लगाते हैं, जिसके कारण उसका पार्टिकल मूव करते जाता है और हम लोग के घरों तक पहुंच जाता है और हम लोगों को स्मेल आने लगता है। लेकिन गाइस सॉलिड में क्या होता है, सारे पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण वो मूव नहीं करने देता है किसी भी पार्टिकल को, जिसके कारण इसका डिफ्यूजन क्या होता है, नहीं होता है। लेकिन गैसियस का जो है डिफ्यूजन इजीली हो जाता है। समझ में आया गाइस? अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसके बारे में भी देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। गाइस अगर मैं बोलूं कि सॉलिड जो होता है ना वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट का, तो आप लोगों को अगर इसका प्रूफ चाहिए तो इजीली प्रूफ कर सकते हो। कोई भी घर से मेटल है ना, आयरन वगैरह टुकड़ा उठा लेना और उसको जो होता है ना, ये कील ले लेना है ना, कील जो ये लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये कील ले लेना, एक हाथ से पकड़ना और जो बोर्ड का जो कनेक्शन होता है, जो हम लोग कोड वगैरह लगाते हैं, उसमें डाल दीजिएगा। अगर कोई आप लोगों को फीलिंग आएगा तो समझ जाइएगा कि गुड कंडक्टर है, वरना वो बैड कंडक्टर है। और अगर हीट का एहसास लेना है तो कोई भी आयरन वगैरह ले लीजिए, उसको एक
एंड में क्या कीजिए, हीट कीजिए। अब देखिए दूसरे एंड में आपको कुछ हलचल मचने को आएगा तो समझ लीजिएगा कि वो गुड कंडक्टर है हीट का, और अगर नहीं एहसास हो रहा है तो समझ जाइएगा कि वो बैड कंडक्टर है। तो ये आप लोग समझ सकते हो अच्छे से, और नहीं समझ रहे हो तो प्रैक्टिकल कर लीजिए, है ना। तो सबसे पहले इसको नोट कीजिए गाइस, फिर हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर में अभी हम लोग इंटर करने वाले हैं, जो कि हम लोगों का सिलेबस सोचिए तो यहीं से स्टार्ट होने वाला है। अगला जो अभी मैं बताऊंगा कि सॉलिड के कितने टाइप होते हैं और उसमें क्या डिफरेंसेस है। तो गाइस जल्दी से नोट कीजिए इसको। तो गाइस उम्मीद करता हूँ नोट कर लिए होंगे। एक और प्रॉपर्टी बचता है तो उसको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड, कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई। गाइस अगर मैं बोलूँ कि सॉलिड से अगर आप लोग दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कीजिए तो जल्दी से इसको देख लेते हैं। सपोज दैट कि सॉलिड से अगर हम लोगों को गैस में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले इसको हीट ज़्यादा देना पड़ेगा, टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स है, इट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितने भी पार्टिकल के बीच में, तो वो बहुत ही ज़्यादा है। सबसे पहले हीट एनर्जी दे करके इसको तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, और ब्रेक करने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए तो हीट ज़्यादा देना पड़ेगा ना। इसलिए इसमें बोला जाता है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा चाहिए गैसेस पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर लिक्विड में अदर स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन लिक्विड से गैस में अगर बोलूँ तो इजीली हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर फोर्स कम होता है एक सॉलिड के मुकाबले, तो इसमें ज़्यादा हीट एनर्जी देने का जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन अगर सॉलिड का प्रॉपर्टी के बारे में बात करूँ तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसके बीच का जो फोर्स होता है सारे पार्टिकल्स के बीच में, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो गाइज इसको भी नोट कर ले जल्दी से। तो गाइज अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर ले रहे हैं, जो समझिए कि चैप्टर यहीं से स्टार्ट है। मैं सोचा कि थोड़ा आप लोगों को रिवाइज करा दूं, तो ये तो हो गया। तो गाइस जो सॉलिड के जो टाइप होते हैं ना, वो एक्चुअल में दो होते हैं, और हम लोग साथ ही साथ में इसका सारे पॉइंट को कवर करते हुए चलेंगे। सबसे पहला होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, और दूसरा जो होता है हमारा वो होता है अमॉर्फस सॉलिड। तो गाइस क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर मैं पहला डेफिनेशन दूं, सारा को हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट समझ लेते हैं धीरे धीरे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर पहला डेफिनेशन दूं तो इसका मतलब ये होता है कि गाइस एक मिनट, पहले मार्कर में इंक भर लेता हूं मैं जल्दी से। गाइस पहला पॉइंट जो है हम लोगों का वो है रेगुलर अरेंजमेंट of constituent particle in long range। तो गाइस रेगुलर अरेंजमेंट होता है इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में, है ना, ये वो भी लॉन्ग रेंज में। और गाइस अगर मैं अमॉर्फस सॉलिड के बारे में बात करूं तो इसमें भी रेगुलर अरेंजमेंट ही होता है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन शॉर्ट रेंज। अब इसको अच्छे से समझते हैं गाइस। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो तो रेगुलर अरेंजमेंट होता है ना, रेगुलर अरेंजमेंट होता है ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन लॉन्ग रेंज, लॉन्ग रेंज में पाया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें ना डिसिप्लिन ऑर्डर में सजा हुआ होता है। डिसिप्लिन ऑर्डर में कहने का मतलब ये है कि देखिए सपोज दैट कि पहला जो पार्टिकल है वो ए है, ब्लू से बनाया मैंने, फिर दूसरा जो है वो बी है, फिर थर्ड हम लोग थोड़ा बना लेते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। ए है और ये रहा फिर बी, फिर ए, फिर हम लोग इसके नीचे से बनाते हैं, ये रहा यहाँ आया बी, फिर इसके जस्ट बगल में आएगा ए, फिर आएगा बी, फिर आएगा ए, फिर आएगा इसके बस जस्ट में क्या आएगा बी। और गाइस ये मैंने समझाने के लिए बनाया हूँ
ये लॉन्ग रेंज, बहुत ही लॉन्ग रेंज तक चलता है ना। और ये रेगुलर अरेंजमेंट जो होता है पार्टिकल्स के बीच में, ये एक डिसिप्लिन ऑर्डर में चलता है। देखिए ए बी ए बी ए बी, हमेशा आप लोगों को एक आप लोगों को कोड नजर आएगा कि ये इसी कोड के अनुसार चल रहा है। लेकिन इसमें अमॉर्फस में क्या होता है, इसमें कोई शॉर्ट रेंज के लिए दिखाई देता है आप लोगों को रेगुलर अरेंजमेंट। जैसे कि सपोज दैट पहला ए आया, फिर सपोज दैट कि बी आया, है ना, फिर कहीं से भी ए आ गया, फिर अपना मर्जी से कहीं चल रहा है ए, फिर सपोज दैट फिर बी आ गया, फिर बी आ गया, फिर बी आ गया, कुछ भी अपने मर्जी से कुछ भी चल रहा है ना। फिर सपोज दैट कहीं से बीच में ए टपक गया, है ना, फिर सपोज दैट कि यहाँ ए आया, फिर यहाँ ए आ गया, फिर यहाँ ए आ गया, है ना। आप लोग कहीं कहीं नजर हो सकता है कि रेगुलर अरेंजमेंट दिखे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में, जैसे कि यहाँ दिख रहा है ए बी, है ना, तो लेकिन वो शॉर्ट रेंज के लिए दिखाई देता है। लेकिन कुछ समय बाद आप लोगों को लगेगा कि यार इसमें तो कोई ऑर्डरिंग है ही नहीं, कोई डिसिप्लिन है ही नहीं। तो अमॉर्फस सॉलिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा ही होता है ना। क्रिस्टलाइन में क्या होता है, एक रेगुलर अरेंजमेंट चलता है, वो हमेशा पूरा लॉन्ग रेंज के लिए चलता है। कहीं पर भी आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि वो डिसिप्लिन को ना ब्रेक कर रहा है। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड में ऐसा होता है, आप लोगों को थोड़ा सा डिसिप्लिन नजर आएगा हल्का फुल्का कहीं पर, लेकिन फिर बाद में लगेगा कि यार इसमें तो कोई डिसिप्लिन सेट ही नहीं हो रहा है, अपने मर्जी से आया और गया, है ना। अगर मैं इसे अच्छे से समझाऊं तो इसको ऐसे आप समझ सकते हो। सपोज दैट कि आप कहीं शादी अटेंड फंक्शन में अटेंड किए, शादी वगैरह का, या फिर कोई भी छोटा मोटा फंक्शन। तो यहाँ क्रिस्टलाइन में क्या होता है, जैसे सपोज दैट कि शादी में क्या हो रहा है कि बॉय के लिए अलग अरेंजमेंट है, एक गर्ल के लिए अलग अरेंजमेंट है ना, और एजेड के लिए अलग अरेंजमेंट है, ठीक है। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड में क्या है, इसमें हॉच पॉच कोई मतलब नहीं, एक ही हॉल बुक किया गया है, इसी में बॉय है, इसी में गर्ल है और इसी में एजेड है, सारा चीज इसी में मिक्स है, हॉच पॉच हो गया। तो देखिए इसमें रेगुलर चल रहा है ना, इसी में डिसिप्लिन चल रहा है कि बॉय के लिए अलग है, गर्ल के लिए अलग फंक्शन है और एजेड के लिए अलग है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, एक ही हॉल में बुक कर दिया गया, हॉच पॉच कुछ भी करो, है ना, कोई मतलब नहीं। तो अमॉर्फस सॉलिड का जस्ट स्ट्रक्चर भी ठीक उसी तरह से होता है गाइस। इसको मैं रफ करता हूँ, ये तो समझाने के लिए था, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में जो चलता है अरेंजमेंट, वो डिसिप्लिन वे में होता है और लॉन्ग रेंज, बहुत ही लॉन्ग रेंज के लिए होता है। इसमें आप लोगों को शॉर्ट रेंज में दिखेगा, लेकिन फिर बाद में लगेगा यार इसमें कोई तो डिसिप्लिन है ही नहीं, कोई रेंज तो हम लोगों को दिख ही नहीं रहा है अरेंजमेंट का। तो इसमें हम लोग इसलिए इसको कोई कोई बुक में इरेगुलर अरेंजमेंट के नाम से भी बोल दिया जाता है ना। क्यों, क्योंकि इसमें कोई रेंज नहीं होता है, तो हम लोग इसमें लिख लेंगे इरेगुलर अरेंजमेंट, इसको ये भी बोल सकते हैं। या फिर शॉर्ट रेंज के लिए दिखाई देता है तो हम लोग रेगुलर अरेंजमेंट इन शॉर्ट रेंज भी बोल सकते हैं। गाइस अब हम लोग दूसरा नंबर प्रॉपर्टी पे आते हैं। दूसरा नंबर प्रॉपर्टी क्या है इसको हम लोग बोलते हैं अनिसोट्रॉपिक, या फिर और भी हम लोग दूसरे अनिसोट्रॉपिक वगैरह छोड़ते हैं। अभी हम लोग धीरे धीरे स्ट्रक्चर पे तो आ ही गए हैं। अब हम लोग दूसरे के बारे में बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, है ना। मेल्टिंग पॉइंट इज शार्प, ठीक है। और अगर मैं इसमें बात करूं तो इसका होता है मेल्टिंग पॉइंट हैज मेल्टिंग पॉइंट इज इन रेंज ऑफ टेम्परेचर। गाइस अब इसमें क्या फर्क है, कैसे समझेंगे इसमें, देखिए मेल्टिंग पॉइंट इसमें शार्प कहने का मतलब क्या है और इसमें रेंज ऑफ टेम्परेचर कहने का मतलब क्या है, इसको अच्छे से समझना जरूरी है। तो हम लोग समझते हैं इसको। देखिए मेल्टिंग पॉइंट शार्प कहने का मतलब है गाइस, जैसे सपोज दैट कि आपके पास कोई सॉलिड है ना, अगर मैं बोलूँ कि इसका स्टेट चेंज करो, सॉलिड से आप लिक्विड में ले जाओ इसको, तो लिक्विड में ले जाने के लिए आप लोगों को इसको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, है ना। तो इसमें अगर मैं हीट दूंगा तो कुछ टेम्परेचर पर दूंगा। सपोज दैट कि सॉलिड को अगर मैंने 200 डिग्री सेल्सियस पर अगर हीट किया तो ये जल्दी से सॉलिड से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। इसलिए बोला जाता है शार्प, है ना, कि 200 डिग्री सेल्सियस चाहिए तो चाहिए, ना इससे ज्यादा ना कम, मेरा काम तो इतना ही में बन जाने वाला है ना। तो इसलिए शार्प मेल्टिंग पॉइंट इसको बोला जाता है। लेकिन अगर एमोर्फस सॉलिड में अगर आप लोग हो तो कोई अगर आप लोगों को सॉलिड दे दिया गया है, अगर बोल दिया जाए कि इसको लिक्विड में कन्वर्ट करो या फिर गैसेस में कन्वर्ट करो, है ना, सपोज दैट लिक्विड, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें हीट देना पड़ेगा। तो हीट कैसा देंगे हम लोग, क्या कांस्टेंट टेम्परेचर देंगे, नहीं, इसमें रेंज देखिए, जैसे सपोज दैट 100 डिग्री सेल्सियस दिया तो ये धीरे धीरे गलना स्टार्ट हुआ, पिघलना। एक टेम्परेचर पर ये कभी भी दूसरे फॉर्म में नहीं पहुंच सकता है, अलग अलग टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे वो क्या होगा, लिक्विड में अलग स्टेट में कन्वर्ट होगा। 120 दिया मैंने तो क्या होगा, धीरे धीरे और मेल्ट होगा।
130 दिया मैंने तो क्या होगा, धीरे धीरे वो और भी मेल्ट होकर के पिघलना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया। फिर 150 डिग्री सेल्सियस दिया तो ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्या मैं अगर पूछूं कि बताइए इस सॉलिड के लिए कितना टेम्परेचर मैंने दिया कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, क्या ऐसे बोल सकते हैं क्या? नहीं, इसका रेंज में चल रहा है। देखिए 100 to 150 के बीच में अगर दूंगा तो ये सॉलिड से लिक्विड में जाएगा। गाइस इसका बेस्ट एग्जांपल यह है कि घर में आप लोग प्लास्टिक तो यूज करते होंगे या फिर चेयर वगैरह जो प्लास्टिक वगैरह से बना होता है, उसमें आप लोग हीट कीजिएगा तो देखिएगा एक टेम्परेचर धीरे धीरे तो पहले वो सॉफ्ट होगा, मुलायम होगा, फिर धीरे धीरे वो मेल्ट करेगा, गलेगा, तब वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इसलिए बोला जाता है कि इसका रेंज में चलता है टेम्परेचर, है ना। तो इसको हम लोग सपोज दैट 100 to 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, रेंज में चलता है। लेकिन इसमें नहीं है, इसमें एक कांस्टेंट टेम्परेचर देने पर ही वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो गाइस इसको जल्दी से यहाँ से नोट करें, फिर हम लोग आगे और बढ़ते हैं। गाइस अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू सॉलिड, इसको रफ कर देता हूं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रू सॉलिड। और इसको हम लोग बोलते हैं, इसका भी ये एग्जांपल था ना, आप लोग नोट कर चुके होंगे इसमें। इसका जो अगला प्रॉपर्टी है इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो सॉलिड, या फिर इसको सुपर कूल्ड लिक्विड के भी नाम से जाना जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड। तो गाइस ये दोनों में क्या डिफरेंस है, चलिए समझते हैं। तो गाइस ट्रू सॉलिड कहने का मतलब ये ट्रू सॉलिड है ना, और स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड कहने का मतलब ये है, ये एक्चुअल में ये लिक्विड नहीं है, सॉलिड है, लेकिन ये एक लिक्विड का ना प्रॉपर्टी बताता है, दर्शाता है, इसलिए हम लोग इसका नाम दे दिए सुपर कूल्ड लिक्विड। ये थोड़ा बिहेव करता है लिक्विड के जैसा। कैसे? गाइस आप लोग ध्यान दिए होंगे कि आपने घर के विंडो में जो ग्लास लगे हुए हैं, है ना, जो ग्लास लगे होते हैं, सपोज दैट कि ये ग्लास है, तो ये टॉप वाला जो लेयर है और ये बॉटम वाला, जब हम लोग ग्लास नया नया ला के रखते हैं ना, तो कहीं पर थिक और थिन नहीं होता है, सब जगह कांस्टेंट रहता है, बराबर रहता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि ये ग्लास होता है ना, जो अमरफस सॉलिड से बना होता है ग्लास, तो जिसकी जो पार्टिकल्स है, जो ऊपर टॉप लेयर में जो पार्टिकल जितने भी हैं, वो ग्रेविटी के कारण होता क्या है कि वो धीरे धीरे बिहेव करने लगता है टेंडेंसी टू फ्लो, और फ्लो लिक्विड की जैसा फ्लो करने लगता है धीरे धीरे, और ऊपर का जो पार्टिकल है वो नीचे बैठने लगता है। तो होता क्या है, कुछ समय बाद वो ग्लास ऊपर से थोड़ा थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, और नीचे बॉटम में मोटा हो जाता है, क्योंकि ऊपर का जो लेयर का जो पार्टिकल था वो जमा होकर के नीचे आ गया ना, तो यहाँ पर तो मोटा होना ही था और यहाँ पतला होना था। तो गाइस ये जो पार्टिकल होते हैं अमरफस सॉलिड का, तो वो इसी तरह से बिहेव करते हैं, लिक्विड के जैसा टेंडेंसी करते हैं, टेंडेंसी टू फ्लो। इसलिए हम लोग इसको सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से जाना जाता है, या फिर सूडो सॉलिड के नाम से जाना जाता है। गाइस आप लोग पुराना सैलून में देखे होंगे कि बहुत पुराना जो मिरर लगा होता है वो ऊपर से थोड़ा पतला हो जाता है और नीचे से मोटा हो जाता है। तो ठीक इसी कारण से होता है। क्यों? क्योंकि अमरफस सॉलिड से बना होता है ग्लास। ग्लास किसका है? अमरफस सॉलिड। और अमरफस सॉलिड में जो होता है वो सुपर कूल लिक्विड का बिहेव करता है, टेंडेंसी टू फ्लो होता है पार्टिकल का। तो गाइज ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग एक प्रॉपर्टी, बहुत ही मेन प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी बहुत ही मेन था, इसी से हम लोग पहचान सकते थे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये सॉरी मेल्टिंग पॉइंट है ना, ये कंफर्म बता देगा कि आप कौन सा सॉलिड में है, क्रिस्टलाइन या फिर अमरफस। अगर चेक करना है तो क्या करेंगे हम लोग, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर देंगे, अगर 7 मेल्टिंग पॉइंट हुआ तो पक्का वो क्रिस्टलाइन होगा, और अगर रेंज में टेम्परेचर चल रहा है तो वो पक्का अमरफस सॉलिड होगा। लेकिन अब हम लोग एक और जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग बोलते हैं एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, और इसको हम लोग बोलते हैं आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ठीक है गाइस, तो एनिसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, और आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, अब मैं इसे अच्छे से समझाता हूं आप लोगों को। जैसे देखिए गाइस, जैसे कि पहले मैंने बताया था क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है इसमें रेगुलर अरेंजमेंट चलता है, एक डिसिप्लिन वे में चलता है ना।
तो डिसिप्लिन में चलता है, देखिए ये मैंने डिसिप्लिन का स्ट्रक्चर बना चुका था, है ना। तो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, सपोज दैट तो फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो होता क्या है कि ये रेगुलर अरेंजमेंट पाया जाता है, तो अलग अलग डायरेक्शन में ना इसका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि सपोज कीजिए कि हम लोग ऐसे मूव कर रहे हैं, तो इसका देखिए स्ट्रक्चर कैसा पाया गया है, ए बी ए बी ए बी, ऐसे ही चलेगा। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि हम लोग इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, देखिए ए पाया जाएगा ना, इसका रेगुलर है तो देखिए चेंज हो गया ना, इसमें ए बी का स्ट्रक्चर पाया जा रहा था, लेकिन इसमें कैसा पाया जा रहा था, ए। अगर हम लोग ऐसे मूव करेंगे तो बी पाया जाएगा। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग डायरेक्शन के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना वो रेगुलर अरेंजमेंट होता है, और अलग अलग डायरेक्शन में इसका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज करता है, वेरी करता है। देखिए यहाँ पर ऐसे अगर हम लोग मूव करेंगे तो ए बी पाया जाएगा, अगर ऐसे मूव करते हैं तो ए मूव किया जाएगा, ऐसे में बी मूव किया जाएगा, है ना। देखिए अगर ऐसे मूव करेंगे तो ए बी मूव किया जाएगा। तो इसीलिए इसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज करता है अलग अलग डायरेक्शन में। लेकिन गाइस अगर आइसोट्रॉपिक इन नेचर, अगर अमॉर्फस सॉलिड के बारे में बात करूं, तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है ऑलरेडी पहले से क्या होता है, सारा मिक्स होता है, हॉच-पॉच होता है, हम लोग इसमें जज नहीं कर सकते हैं। तो सबको अगर हम लोग होल मिला करके देखें तो इसका कोई अरेंजमेंट रेगुलर डिसिप्लिन होता नहीं है, इसलिए इसका फिजिकल प्रॉपर्टी भी हर जगह से क्या लगता है, हॉच-पॉच मिक्स जैसा। देखिए कहीं पर भी कुछ भी आ गया तो हर जगह से फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, सेम होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये फिजिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे। डायरेक्शन किस लिए डिपेंड करता है, क्योंकि इसका जो अरेंजमेंट होता है क्रिस्टलाइन का वो होता है एक डिसिप्लिन वे में, और इसका कोई भी डिसिप्लिन नहीं होता है। तो इसको समझने के लिए मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। सपोज दैट कि आप लोग कोई शादी अटेंड करने गए हैं, फंक्शन है ना, तो सपोज दैट कि अगर वहाँ पर बॉय का अलग अरेंजमेंट हो और गर्ल का अलग अरेंजमेंट हो और एजेड का अलग अरेंजमेंट हो, ठीक है। एजेड मीन्स यहाँ पर लेडीज जेंट्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन एजेड है, ठीक है। तो अब मैं तो अच्छे से जानता हूँ कि आप लोग शादी अटेंड किस लिए करने जाते हो, है ना, लड़की को देखने के लिए। क्यों, सही बोला ना। लेकिन देखिए अगर यहाँ पर क्रिस्टलाइन में है तो इसमें रेगुलर अरेंजमेंट चलता है, कैसा चलता है, एक डिसिप्लिन वे में। तो अगर आप लोग देखने जाते हो सपोज कीजिए, तो आप लोग डायरेक्टली गर्ल वाला में एंटर करोगे तो आप लोग सिर्फ गर्ल वाला में पाओगे, है ना। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर अच्छा खासा अरेंजमेंट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अलग अलग सिर्फ गर्ल वाला में आप लोग इंटर किए हो ना, तो वहाँ पर आप लोग देखोगे कि अलग अलग गर्ल है, और अलग अलग गर्ल को देख करके आप लोगों के मन में अलग अलग बिहेव आएगा कि यार ये ऐसी है वो ऐसी है। तो अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी आप लोगों के मन में डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसीलिए हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, रेगुलर है, डिसिप्लिन वे में। अब सपोज कीजिए कि आप लोग वही शादी अटेंड करने गए हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इसमें मैन भी है, वोमेन भी है, एजेड सब घुसा हुआ इसी में, बॉय भी इसी में है और गर्ल भी इसी में है, और आप लोग तो लड़की देखने जा रहे हो भाई, है ना। तो जैसे ही आप लोग हॉल में एंटर करोगे सब हॉच-पॉच मिक्स है ना। आप लोगों के मन में सपोज कीजिए कि आप लोग एक बुढ़े से मुलाकात हो गया, तो लगे यार जिसको देखने आया था उसको तो दिखा ही नहीं, दिमाग खराब कर दिया ये। और आप लोगों का मन तो और खराब हो जाएगा जब एक बुढ़िया से मुलाकात हो जाएगा, है ना, कि ये क्या देख लिया मैंने, किसका शक्ल देख लिया। तो आप लोगों के मन में लगेगा, है ना, यहाँ पर कैसा आप लोगों का मन में हमेशा नेगेटिव कि कब मिलेगा वो ऐसा जिसके चाहत में मैंने आया था। तो यहाँ पर आप लोगों का जो थिंकिंग है क्या है, खोजना पड़ रहा है ना, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी की कब मिलेगा। हर जगह से आप लोगों को कैसा दिख रहा है, हॉच-पॉच दिख रहा है, मिक्स दिख रहा है। हम लोग जिस मतलब आप लोग, मैं तो सीधा साधा हूँ, है ना। तो यहाँ पर हॉच-पॉच है तो आप लोगों के लिए मन में कैसा होगा, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पर तो मिक्स है ना। हर जगह से आप लोग कहीं पर भी नजर डालोगे तो एक ही तरह का दिखेगा आप लोगों को, मैन वोमेन एजेड बॉय गर्ल, क्योंकि सब एक जगह एक ही हॉल में मिक्स है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप लोग बॉय वाला में घुसेगा तो अलग अरेंजमेंट, एजेड में अलग, गर्ल में अलग, है ना। हमेशा लड़की, हमेशा मन में गलत गलत बात, पढ़ाई तो करो ही मत। क्यों गाइस, ये समझाने के लिए था सिर्फ। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि एनिसोट्रॉपिक इन नेचर का मतलब क्या होता है, कि अलग अलग डायरेक्शन में जो होता है वो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी को शो कर रहा होता है। और आइसोट्रॉपिक इन नेचर इट मींस अमॉर्फस सॉलिड में जो होता है क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इरेगुलर होता है ना, कोई डिसिप्लिन नहीं होता है, इसलिए हम लोगों का यहाँ पर सेम फिजिकल प्रॉपर्टी को नजर आता है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक एग्जाम्पल भी दे देता हूँ इसका होगा NaCl, KCl, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो इसका एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हो प्लास्टिक, रबर,
एंड ग्लव्स। ठीक है, तो गाइज नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और गाइज एक बात और, जो सॉलिड स्टेट है ये फुल विजुअलाइजेशन पे डिपेंड करता है कि आप लोगों का विजुअलाइजेशन कैसा है। ये चैप्टर ये मत सोचिएगा कि यार बहुत टफ है, नहीं, बहुत ही इजी चैप्टर है, विजुअलाइज करने का दे रही है, 3D स्ट्रक्चर है ना, आगे बहुत ही मजेदार शानदार चीज आएगा। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ये तो बेसिक था, इसीलिए हम लोग जैसे तैसे क्रॉस करती हैं इसको। तो गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक यू।